गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कूलम्स लॉस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का क्या होगा, लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और प्रत्येक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। और इसके वर्टिसेस पर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज, 3 माइक्रोकूलम, ये भी 3 माइक्रोकूलम और ये भी 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो आपको बताना है, देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोर्स on any one charge due to rest 2 charge, rest 2 charges। तो ये आपका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में कह रहा है किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालिए ड्यू टू अदर 2 फोर्स चार्जेज। तो देखो क्या है ना, यहाँ पर तीनों चार्ज का वैल्यू तो सेम है, तो किसी पर भी तुम फोर्स निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो किसी पर भी तुम निकाल लो। ठीक है, अगर इसका और इसका अगर इसका वैल्यू अलग होता तो क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि इस पार्टिकुलर चार्ज पर आप फोर्स निकालिए। इसमें नहीं मेंशन किया है क्योंकि क्या है ना, सभी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम है। तो किसी एक पर भी निकालोगे तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में फिर से फिगर आप लोग बनाएंगे। तो चलो किसी एक पर निकालना है तो हम इस पर निकालते हैं। ये 3 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है इस पर निकालते हैं। ठीक है, तो इस पर निकालना है। ठीक है, तो इस पर फोर्स देखना है कि कौन कौन फोर्स लग रहा है। तो इस पर ए चार्ज इस लाइन पर इधर फोर्स लगाएगा, इसको नाम दे दी F1। क्यों लगाएगा जी बताओ, ए पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बीच क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो इस पर फोर्स निकालना है, इस पर निकालना है, तो इस पर निकालना है तो ये चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा, इसको नाम दे दिए क्या, F1। चलो ठीक है, अब ए चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, इस लाइन के लोग पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्या हो गया, F2। ठीक है, तो इस चार्ज पर जो है 2 फोर्स लग रहा है, एक F1 और दूसरा F2। तो इस चार्ज पर फोर्स निकालने का रहा है और इस चार्ज पर 2 फोर्स है। तो जब 2 फोर्स है तो हम लोग उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। भाई कह सकते नहीं कि इस पर कितना चार्ज लग रहा है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वही फोर्स इस चार्ज पर क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज का रिजल्टेंट निकालना होगा। चलिए ठीक है, हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो F1 और F2 2 वेक्टर हो क्या कर सकते हो। और एंगल की अगर बात करूँ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। F भी 60 डिग्री हो गया, F भी 60 डिग्री हो गया और F भी 60 डिग्री हो गया। तो F भी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो F1 और F2 के बीच एंगल हम लोग को निकल गया। अब क्या है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और वेक्टर सम कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो चलिए F1 निकालते हैं। तो F1 का वैल्यू हो जाएगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2, तो 3 × 10⁻⁻6 ये चार्ज है और ये भी चार्ज कितना है, 3 × 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। कूलम को हटा दिए, लास्ट में सीधे हम लोग क्या कर लेंगे, न्यूटन लिख देंगे, क्योंकि हम लोग SI यूनिट चार्ज का वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। और डिस्टेंस कितना दे रहा है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻4, ऐसा हो जाएगा। तो ए से 1 कट गया
ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लो 9 और 4 13, 13 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका सिर्फ बच जाएगा कितना 9 × 10⁻⁴ मतलब 90 न्यूटन। मतलब F1 का वैल्यू क्या होगा 90 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो 90 न्यूटन हो गया। तो F2 का वैल्यू भी तो क्या होगा, F2 यहाँ पर देख लो, यहीं पर कर लेते हैं। F2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 90 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से अगर बात करोगे तो रिजल्टेंट किधर होगा, ए इसके पैरेलल और ए इसके पैरेलल। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। ये नेट फोर्स कर लो या फिर रिजल्टेंट फोर्स, जो भी कहो, नेट फोर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलो, तो F नेट = कितना हो जाएगा बताओ, √ F1² + F2² + 2F1 F2 cos 60 डिग्री। वेक्टर में पढ़े हम लोग, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है आपको 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पर क्या होगा cos 60 डिग्री। आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर + 90 का स्क्वायर अब +2 × 90 × 90 × cos 60 1/2 का √। ठीक है, तो ये से कट गया तो आपका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा 90 का स्क्वायर ऐसे, और इसको लिखोगे तो 90 √ कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। तो F नेट जो आप पाया वो कितना आ गया 90 √ 3 न्यूटन। समझ पा रहे हो ना, नहीं इस चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना आएगा 90 √ 3 न्यूटन। और अगर इसका डायरेक्शन की बात करोगे, ठीक है ना, तो ये तो इधर जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्या ए फोर्स और ए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है बाइसेक्टर लाइन पर जाता है। अगर दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर क्या इक्वल है तो रिजल्टेंट जो होता है बाइसेक्ट करते हुए जाता है। तो ये टोटल एंगल कितना 60 डिग्री है, तो ये हो जाए आपको 30 डिग्री और ये भी क्या हो गया 30 डिग्री। दूसरा प्रॉब्लम देखिए बच्चों, दूसरा प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, क्या जी आपका एक स्क्वायर है और प्रत्येक साइड का जो वैल्यू है इसका वो a है। स्क्वायर का साइड क्या a है और इसके वर्टिसेस पर q चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है किसी एक पर फोर्स ड्यू टू अदर 3 चार्जेस। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, सो किसी एक पर फोर्स निकालना है। तो चलो फिर से इस फिगर को आप बनाएंगे और इसका सलूशन देखते हैं कैसे होगा। किसी एक पर निकालना है, ठीक है बच्चों, तो किसी एक पर निकालना है तो इस पर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस पर जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम किए हैं वैसा ही यहाँ पर भी करना है। ठीक है ना, तो चलो ये जो चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा F1 से, ये जो चार्ज है इधर रिपेल करेगा F2 से, ये भी चार्ज पर फोर्स लगाएगा ना, ये भी चार्ज पर फोर्स लगाया, इसको पहले मिला लो, तो इसी लाइन पर फोर्स लगाएगा, इसको नाम दे दो क्या F3। अब इस चार्ज पर 3 फोर्स लग रहा है F1 F2 और F3, तो ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वही फोर्स कहलाएगा इस चार्ज पर। तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालने के लिए तीनों चार्ज का पहले मैग्नीट्यूड, तीनों फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके बाद एंगल भी हमको चाहिए। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका F1 F2 और F3 का पहले वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो F1 जो हो जाएगा वो Q यानी Q² अब बाई A²।
तो F2 भी वही हो जाएगा क्योंकि चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है। तो F2 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं ऐसे, यानी F1 और F2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। F3 का भी अगर बात करते हो F3 का, तो F3 का चार्ज Q है और Q है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल है तो कितना हो जाएगा, √2a। तो F3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, k Q स्क्वायर इंटू √2a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो k Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, इसको बनाने का दो मेथड है। देखो कैसे, आप चाहो तो यूनिट वेक्टर मानकर भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस और क्या है, ये वाई एक्सिस, इसको हम यूज नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस। तो F2 जो हो जाएगा एक्स एक्सिस तरफ होगी, तो F2 में I लग जाएगा, F1 में -j लग जाएगा, ठीक है। और F3 में देखिए ये कितना होगा एंगल जी बताओ, 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो F3 का कंपोनेंट तोड़ लीजिए, एक इसके अलोंग और इसके अलोंग कंपोनेंट तोड़ने आता है। तो इधर जो कंपोनेंट होगा उसमें I लगा लेंगे, इधर जो होगा उसमें -j लगा लेंगे। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, I वाला का एक साथ और j वाला का एक साथ। और फिर मैग्नीट्यूड चाहिए तो √I का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और प्लस j कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया फिर समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। सो इस जब भी मैं बता रहा हूँ उसका अभी सोल्यूशन में हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। मतलब इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, दूसरे तरीक़ा से उसको सोल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, F2 along द एक्स एक्सिस, F2 में I लग जाएगा, F1 में -j क्योंकि निगेटिव बाई डायरेक्शन में है तो -j हो जाएगा। F3 का कंपोनेंट तोड़ लीजिए, एक इधर जाएगा और इधर जाएगा। कंपोनेंट तोड़ने आपको आता होगा, 11th में पढ़े हैं। तो इधर वाला कंपोनेंट में +I लग जाएगा और इधर वाला में -j। अब सभी को क्या कर लीजिए, F1 F2 और F3 को जोड़ लीजिए। तो फिर I वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, j वाला को एक साथ जोड़ लीजिए। फिर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो कैसे करते हैं, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से तरीका से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप 11th पढ़ें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या कर रहे हैं ना, उसको यूज ना करके दूसरे मेथड से यूज कर रहे हैं। मैं तो सिंपल देखो, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है जी आपका, सेम है। तो रिजल्टेंट क्या होता है बताओ, हमेशा बाइसेक्टर लाइन पर जाता है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट तो इसी लाइन पर होगा। मान लेते हैं ये दोनों का F1 और F2 का रिजल्टेंट जो हो गया F' है, तो F' का डायरेक्शन क्या होगा, F3 के लॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जब सेम है तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर लाइन पर। टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो F3 तो इसी लाइन पर जा रहा था, इसका मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट भी इसी पर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट F' इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 का रिजल्टेंट है। और ध्यान देंगे ये दोनों जो वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब S क्या हो जाएगा बताओ, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और दोनों का वैल्यू सेम है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा √2F1। तो ये हो जाएगा √2, और F1 का वैल्यू कितना है, k Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, F' हो गया। तो ये दोनों का रिजल्टेंट F' हो गया। अब F' और F3 दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। F3 भी और F' का डायरेक्शन सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है
तो रिजल्टेंट जो होता है वो सीधे ऐड हो जाता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, a प्लस बी हो जाता है। तो यहाँ पर भी सीधे ऐड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर सीधे लिख देते हैं एफ नेट इज इक्वल टू F3 प्लस एफ डैश। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ध्यान देंगे। तो क्या हो जाएगा जी बताओ, के F3 का वैल्यू क्यू स्क्वायर बाय 2a² F3 हो गया। अब प्लस एफ डैश का वैल्यू √2 इंटू के क्यू² बाय a²। इसमें जो कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा के क्यू² बाय a² 1/2 प्लस √2, और इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा के क्यू² बाय a²। 2 एलसीएम ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए 2 एलसीएम, तो 1 प्लस 2√2 ये हो जाएगा नेट फोर्स। के क्या है, तो 1/4πε0। तो के के ही टर्म में हम लोग यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं। तो एक ये जो चार्ज क्यू था उस पर जो टोटल फोर्स रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो इतना होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। ये दोनों को ऐड किया ना, तो एफ नेट आपका क्या हो जाएगा F3, या फिर कह सकते हैं एफ डैश के अलॉन्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। हाँ, तो थर्ड प्रॉब्लम देखिए बच्चों। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सो फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन ड्यू टू रेस्ट चार्ज एज शोन फिगर। कह रहा है कि आपको फोर्स बताना है ओरिजिन पर जो चार्ज है उस पर ड्यू टू रेस्ट चार्ज जो आपको फिगर में दिख रहा है। तो ओरिजिन पर देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 कूलम चार्ज रखा गया है जो फिक्स्ड है। तो इस 1 कूलम चार्ज पर हमको फोर्स बताना है, किसकी वजह से। देखो यहाँ पर फिगर में दिख रहा है 1 कूलम 1 मीटर पर रखा गया है, 8 कूलम 2 मीटर पर, 27 कूलम 3 मीटर पर, इसी तरीक़ा से आपको 10 मीटर पर 1000 कूलम चार्ज रखा गया। तो इस पर फोर्स आपको बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है। सो फिगर आप लोग फिर से बनाएंगे। चलिए देखिए, तब इस पर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये चार्ज जो है इस पर इधर फोर्स लगाएगा F1। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा अलोंग द लाइन इधर। ये बीच क्या करेगा, इधर ही लगाएगा F2। F3 भी क्या इस पर इधर ही लगाएगा। इसी तरीक़ा से जितने भी चार्ज 10 मीटर तक जो रखा गया है सभी क्या होगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो सभी का वैल्यू निकालिए पहले। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के या फिर ऐसा कर लो, सीधे लिख लो ना, इतना करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 F10। क्यों होगा बताओ, क्योंकि ये तीन जितने भी फोर्स है सभी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन सेम है तो सीधे ऐड हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऐसा कर दिए। आप F1 का भी लिख लो, तो के तो सभी में आएगा जी, तो सभी के बाहर कर लिए। Q1 Q2 तो 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर। फिर इसमें करेंगे Q1 Q2 तो 1 इंटू 8 अब बाय 2 का स्क्वायर। फिर आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू 27/3 का स्क्वायर। फिर डॉट डॉट डॉट, फिर आपका कितना हो जाएगा 1 इंटू 1000 इंटू 10/10 का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखो क्या है, सो इसको डिवाइड करो। देखो ये तो हो जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ये 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 है ना, तो 3। इसी तरीक़ा से 100 है तो कितना है 10। तो देखो सीक्वेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 आएगा, 5 आएगा और कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा।
तो एफ नेट जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 1 के तो आपका रहेगा ही 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +10। तो इसका तो फार्मूला भी है हम लोग को जोड़, या तो नहीं फार्मूला पता है तो सभी को जोड़ लो, नहीं तो फार्मूला हम लोग को पता है एच एस जी इक्वल टू n इंटू n + 1/2, ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो k का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो k का वैल्यू 10 इंटू 10⁻9 k का वैल्यू पुट किए और ये फार्मूला पर यूज कर लेंगे। तो कितना टर्म है 10, तो 10 अब प्लस कितना और 10 + 1 अब बाय 2, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी बताओ, 45 गुना 11 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 गुना 11 हो जाएगा, गुना 10⁻9। अब इसको तुम क्या कर लो, 11 से मल्टीप्लाई कर लो तो 45, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो गया, 9 हो गया, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 495 × 10⁻9 न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर 4 नंबर प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। इसमें क्या है ना कि 2 मीडियम है जिसका एक का रिलेटिव परमिटिविटी ER1 है, दूसरा का रिलेटिव परमिटिविटी ER2 है। इसमें चार्ज Q1 रखा गया है, इसमें चार्ज Q2 रखा गया है, दोनों को यहाँ पर सेपरेट किया गया है। तो यहाँ का बीच का डिस्टेंस R1 और यहाँ का कितना है R2 है। तो इस प्रॉब्लम में आपको दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा उसको निकालना है। तो जो पीछे हमने आपको लिमिटेशन में बताए थे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो उसी को हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्यों यहाँ पर क्या होगा ना कि अगर तुम फोर्स कह सकते हो ना कि सर ये फिजिकल टू आप तो बताए हैं Q1 Q2/4 πε0 इंटू εr/r²। ठीक है, तो अगर इसको आप लगाना चाहोगे तो Q1 Q2 तो लिख लोगे, 4 πε0 भी लिख लोगे, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी किसका लिखोगे, इसका कि इसका, क्योंकि दोनों जो चार्ज सेम मीडियम में नहीं है तो यहाँ पर लिखना आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस तो भी लिख लोगे, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम करेगा कि क्या लिखें कैसे लिखें, ये आपको दिक्कत कर देगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग समझेंगे यहाँ पर। समझ पा रहे हो? चलो तो देखो, इस प्रॉब्लम में आपको F = व्हाट है, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम करने के लिए छोटा सा मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, उसको पहले समझने की कोशिश करें। तो इसको नोट करके आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलो एक मीडियम ले लेते हैं यहाँ पर जिसका रिलेटिव परमिटिविटी ER है, और इस मीडियम में 2 चार्ज रखें Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो अभी बताओ इसमें फोर्स कितना लगेगा, F1 इसको नाम देते हैं। इसमें जो फोर्स रहेगा तो हो जाएगा Q1 Q2/4 πε0 εr इंटू r²। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो होगा। अब हम चाहते क्या है ना कि जितना फोर्स यहाँ लग रहा है इस मीडियम में, फिर समझना ये दोनों चार्ज के बीच जितना फोर्स इस मीडियम में लग रहा है उतना ही फोर्स फ्री स्पेस में लगता, तो कितना डिस्टेंस पर चार्ज को रखना होगा। फिर समझो, जैसे ये दोनों चार्ज को क्या कर रहे हैं ना, फ्री स्पेस में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? फ्री स्पेस में। चलो ठीक है, ये Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, तो फ्री स्पेस में ले जाएंगे। तो अगर R ही डिस्टेंस पर रखेंगे तो दोनों फोर्स बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ER भी था। अगर जब हम लोग यहाँ पर भी R ही डिस्टेंस पर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा और यहाँ जो फोर्स लगेगा दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। लेकिन हम चाहते क्या ना कि जितना फोर्स यहाँ पर लगे उतना ही फोर्स यहाँ पर लगे। तो फिर हमको डिस्टेंस को क्या करना होगा, बदलना होगा। इस डिस्टेंस को नाम दे दिए क्या, D। मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस D हो गया। अब यहाँ जो फोर्स लगेगा F2, तो क्या हो जाएगा बताओ,
Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। समझने की कोशिश करो। तो डी डिस्टेंस होगा, आर तो होगा नहीं, फिर समझो अगर आर डिस्टेंस पर अगर फ्री स्पेस में रखेंगे तो फिर ए फोर्स और ए फोर्स बराबर नहीं होगा, लेकिन हम दोनों फोर्स को बराबर करना चाहते हैं। तो जब दोनों फोर्स को बराबर करना चाहते हैं तो डी तो अलग होगा ही होगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो इसको नाम दे दिए क्या, डी। और यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दी F2 से, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अब ये दोनों चार्ज को क्या करना है, इक्वल करना है। इफ F1 इज इक्वल टू F2, मतलब दोनों को इक्वल करना है, तो क्या लिखेंगे बताओ, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। तो ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर का अंडर रूट आई इंटू आर। इस मीडियम में अगर आर डिस्टेंस पर रखोगे तो जो जितना फोर्स यहाँ पर लगेगा उतना ही फोर्स फ्री स्पेस में लगेगा। जब ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इतना कर दोगे, अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर कर दोगे, मतलब ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो गया। जितना फोर्स यहाँ लग रहा था उतना ही फोर्स यहाँ भी लगेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। तो इसको याद रखेंगे। अगर एक कंसेप्ट आपको पता चल गया तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सलूशन देखिए। देखो तो अब करना क्या है, बहुत सिंपल हो गया। ये क्या कर देना, ये R1 डिस्टेंस था ना इस मीडियम में, तो इसको फ्री स्पेस में ले जाओ। ठीक है, ये तो Q1 चार्ज है, तो फ्री स्पेस में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस को फ्री स्पेस में ले जाओ तो कितना हो जाएगा, R2, और हो जाएगा Q2। और पूरा आपका क्या हो गया, फ्री स्पेस। तो ये दोनों चार्ज तो एक मीडियम में आ गया, सिंगल मीडियम में, किस में आ गया, फ्री स्पेस में। तो अब ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया जी बताओ, इतना प्लस इतना, और फ्री स्पेस में तो सीधे फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अंडर रूट हाँ अंडर रूट ऐसा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब जितना फोर्स इस दोनों मीडियम में लग रहा था उतना ही फोर्स इसको फ्री स्पेस में भी लगेगा। तो हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिए और सीधे हम लोग क्या कर लिए, आंसर लिख दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे करेंगे। सो एक प्रॉब्लम और इस पर सिंपल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, 5 हो जाएगा ना, देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है ना, मान लो Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है, लेकिन इस बीच में एक मीडियम आ गया है जिसका थिकनेस क्या है, T है। ये मीडियम आ गया जिसका थिकनेस क्या है, T है, और इसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है। अब ये दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, बहुत सिंपल है ये। क्या होगा, ए फिजिकल टू क्या लिखोगे, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर। तो बीच में तो ये आ गया है, तो देखो कैसे लिख रहे हैं इसको, R माइनस टी तो फ्री स्पेस है ही जी आपका, जिससे ये यहाँ से यहाँ तक फ्री स्पेस है और यहाँ से यहाँ तक फ्री स्पेस है, तो R माइनस टी फ्री स्पेस हो गया। और ये डिस्टेंस जो आप लेते हैं या फिर थिकनेस जो T है, ये अगर फ्री स्पेस में ले जाएंगे तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, एप्सिलॉन R आई इंटू टी।
तो ये हो गया पूरा डिस्टेंस फ्री स्पेस में हो गया। r माइनस टी तो फ्री स्पेस में था ही, ये डिस्टेंस इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्री स्पेस में इतना हो गया, तो सभी डिस्टेंस फ्री स्पेस में हो गया। तो ये हो गया, हम लोग कर सकते हैं इतना डिस्टेंस हो गया, ये होल स्क्वायर, ये आंसर। और फिगर बनाते हैं, देखो यहाँ पर ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया r माइनस टी, ये और हो गया कहाँ पर, फ्री स्पेस में। नोट कर लो। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हाँ बच्चों, तो प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन पहले इसको कॉपी पर लिखिए और समझिए क्या कह रहा है इसको। ये कह रहा है 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ मास स्मॉल m, 3 आइडेंटिकल पॉइंट मास चार्ज है और सभी का मास m है और चार्ज क्या q है। हैंग्स फ्रॉम 3 स्ट्रिंग एज शोन फिगर, जो आपको फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ q इन टर्म्स ऑफ m एंड l, मतलब q का वैल्यू बताना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब प्रत्येक चार्ज पर आपको दे रहा है q चार्ज, तो आपको बताना है q का वैल्यू, ठीक है। इस तरीक़े से आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में ऐसा आप हैंग कर रहा है, मतलब कर सकते हो ये चार्ज आपको हैंग कर रहा है, ऐसे है आपका, तो सीधे कहें कि सभी चार्ज क्या इक्विलिब्रियम में है। तो जब ऐसा रहेगा तो आपको चार्ज का वैल्यू बताना है m और l के टर्म में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम आपको इसको सोल्यूशन बताते हैं फिर से। देखो फिगर बच्चों आपको दे रहा है ऐसा, यहाँ पर भी मास, यहाँ पर जिस आप एससी वर्मा का क्वेश्चन करोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसमें 2 ही चार्ज दिया हुआ, ए चार्ज और ए चार्ज, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ था। और अच्छी बात है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो और आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो देखो ये थीटा और ये भी आपका क्या है, थीटा है, क्वेश्चन में दिया हुआ एल है, इसका मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है और चार्ज q है, सभी पर q q q। और आपसे पूछ रहा है q का वैल्यू पूछ रहा है l और m के टर्म में आपको बताना है। तो चलिए, सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो चलो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो ध्यान देंगे जरा, इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा जी बताओ। एक mg फोर्स लगेगा, इस रस्सी में टेंशन T होगा, ठीक है। ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, उसको नाम दे दी F1, और ये जो चार्ज रिपेल करे उसको नाम दे दी F2। दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो इस पर 3 फोर्स लग रहा है, T, F1, F2 और mg, इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है, तो आप चलो क्या कर लो ना, फोर्स जो है ना उसका कंपोनेंट तोड़ लो ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में तोड़ लो। तो हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा और वर्टिकल वाला वर्टिकल को बैलेंस करेगा। हम लोग पढ़े हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। मतलब इक्विलिब्रियम अगर करना रहता है तो जितने भी फोर्स है उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में लिख लेते हैं और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा, वर्टिकल ऊपर जो है ऊपर वाला नीचे वाला को बैलेंस करेगा। उसी कंसेप्ट पर इसको बात कर रहे हैं। नहीं तो 3 फोर्स, ये दोनों का रिजल्टेंट एक मान लो, फिर ए और ए, फिर लामी थ्योरम भी लगा सकते हो, लेकिन वो नहीं करेंगे, कंपोनेंट से हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। ये थीटा तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी बताओ, टी कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्या, टी साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखा है आपका क्या बताओ, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, नहीं टी कोस थीटा, हाँ टी कोस थीटा इज इक्वल टू आपका एम जी हो जाएगा। टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन तो क्या है, सेम है। तो पहले हम लोग इधर निकाल लेते हैं F1 F2, ध्यान देंगे
इधर F1 F2 पहले निकाल लेते हैं। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q, दोनों पर तो चार्ज क्या है, Q ही है, और ये डिस्टेंस चाहिए। तो ध्यान देना ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब बताओ, L साइन थीटा हो जाएगा। इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिखोगे तो इतना बटा इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब देखो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q Q अब बाई R स्क्वायर, तो हो जाएगा L साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या लिखा है, K Q इंटू Q अब बाय 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो समझ रहे हो, इसमें जो कॉमन उसको निकाल लो, तो K Q स्क्वायर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो हो जाएगा 5/4 इंटू K Q स्क्वायर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा ना। F1 प्लस F2 आएगा, ठीक है ना, दोनों वैल्यू लिख दिया है ना। हाँ ध्यान देना, F1 प्लस F2 का वैल्यू लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। चलो अब ध्यान दो, हम लोग क्या कर लेते हैं ना, सेकंड, यहाँ पर ध्यान देना, सेकंड डिवाइड फर्स्ट कर लेते हैं, तो tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, F1 F2 अब बाई mg हो जाएगा। और F1 F2 का वैल्यू पता है कितना, 5/4 K Q स्क्वायर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब बाई mg। समझ पा रहे हो? इसको इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, जब बच्चों बताओ, इसको इधर लिख लो, तो हो जाएगा कितना, tan थीटा इंटू mg इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 K Q स्क्वायर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो Q स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना, 4/5 K भी हो जाएगा, इंटू हो जाएगा tan थीटा इंटू mg। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ना? इंटू कितना हो जाएगा, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर ये हो जाएगा तो आपका ए ऐसा आ जाएगा। हाँ बच्चों, तो प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए क्या है। सो क्वेश्चन को पहले लिखिए और पढ़िए क्या कर रहा है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के भी एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी पूछा गया है, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या है। करा टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल A and B हैविंग पॉजिटिव चार्ज Q1 and Q2 रिस्पेक्टिवली। दो आइडेंटिकल, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, क्या कह रहा है उसको पहले लिख दे रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आइडेंटिकल क्या है ना बॉल है, ये है और ये मान लेते हैं ए, ये हो गया, और क्या बी। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ ना, सेम रेडियस, आइडेंटिकल होगा तो रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ऐसे कर लो, ए है और बी है, मास भी सेम होगा, रेडियस भी सेम होगा, ए आर और ए आर, ठीक है। एक पर चार्ज Q1, दूसरे पर चार्ज क्या Q2, लेकिन इक्वेशन में करा Q1 नॉट इज इक्वल टू Q2। ये बॉल है,
अब कह रहा है कि दोनों को पहले नज़दीक लाया गया है और टच कराया गया, मतलब पकड़ के लाया, दोनों को टच करवा दिए। अब फिर कह रहा है कि ना कि फिर ऐसा करने पर फिर दोनों के बीच ओरिजिनल पोजीशन पर ले आए हैं। जैसे मान लीजिए शुरू में ये था ना ऐसा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते क्या ना कि ये डी है, तो टच करवाया, फिर टच करवाने के बाद भी फिर क्या किया ना, टच करवाने के बाद भी डी ही डिस्टेंस पर लाया गया है। ये क्वेश्चन में करा है। तो जब ऐसा होता है तब ऑप्शन दे रहा आपको, द फोर्स बिटवीन देम इज लेस देन दैट बिफोर द बॉल टच्ड। मतलब कह रहा है जो फोर्स जो आएगा टच करने के बाद, वो फोर्स क्या पहले जो फोर्स लग रहा था उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। चलिए बच्चों इसका सलूशन देखते हैं। ये दो करा आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब स्फेरिकल बॉल है ना, बॉल नहीं स्फेरिकल, और बॉल है तो स्फेरिकल ही होगा ना। चलो बच्चों इसका सलूशन देखते हैं। तो दो आइडेंटिकल बॉल है, ए और ए, ये है और ये बी है, दोनों का रेडियस आर हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है। इस पर चार्ज Q1 है और इस पर Q2 है। हमने मान लिया कि दोनों का रेडियस सेम होगा तब ना आइडेंटिकल होगा। अब इस क्वेश्चन में करा फिर आगे कि Q1 नॉट इज इक्वल टू Q2, क्वेश्चन में Q1 नॉट इज इक्वल टू Q2 करा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। और आगे देखो करा कि द बॉल्स आर ब्रॉट टुगेदर सो दैट दे टच टू ईच अदर, मतलब दोनों को नज़दीक लाया गया है और टच करवाया गया है। देन केप्ट इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, उसके बाद फिर ओरिजिनल पोजीशन पर रखा गया है। जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते कि डी था बॉल के बीच का, तो फिर हम लोग कह रहे हैं क्या ना कि टच कराने के बाद उतना ही डिस्टेंस पर लाया गया है। तो अब देखो क्या है ना, जब इसको टच करवाए हैं और टच करवा के फिर अलग करवाए हैं रखे हैं, तो फिर यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, उन्होंने क्या हो अलग हो जाएगा। तो इसको नाम देते Q1 डैश और इसको नाम देते हैं क्या Q2 डैश। और तब आपसे बोल रहा है क्या ना ऑप्शन में कि जो उसको दूर रखने के बाद जो फोर्स होगा उसके बारे में बोल रहा है, द फोर्स बिटवीन देम इज लेस देन दैट बिफोर द बॉल टच, मतलब जो बाद में जो फोर्स आया वो कम होगा टच करने के पहले जो फोर्स था वो। इस तरीक़ा से चार ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड में करा ग्रेटर देन दैट बिफोर द बॉल टचेज, फिर करा सेम और फिर करा जीरो। मतलब ऑप्शन आप देख लीजिए आपको समझ में आ रहा होगा। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि जो टच करने के बाद जो फोर्स आया वो कम होगा पहले वाले फोर्स से। बी में कह रहा है कि ज़्यादा होगा पहले जो फोर्स होगा उससे। सी में कह रहा है कि फोर्स का वैल्यू दोनों का सेम ही होगा और डी में कह रहा है जीरो होगा। तो क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। फोर्स कैलकुलेट कर लेना है शुरू का और बाद का। चलिए तो शुरू का फोर्स पहले निकाल लो, है कि नहीं। F1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा KQ1 Q2 बाय डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोल नहीं। बाद का फोर्स कितना हो जाएगा जी बताओ। F2 इक्वल टू KQ1 डैश Q2 डैश अब बाय डी स्क्वायर। अब इसमें बताना है कौन ज़्यादा हो कौन कम होगा, उसके लिए Q1 डैश और Q2 डैश निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ये आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका मैं कह सकते एक छोटा सा मैं फिर थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और तब ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ध्यान दो, ये जो है ना दो बॉल था आपका, ये दो क्या था बॉल था, आइडेंटिकल था। तो टच करने के पहले चार्ज क्या माने Q1 और Q2 था, बाद में क्या हुआ Q1 डैश Q2 डैश। तो पहला तो इक्वेशन सीधे लिख लो पहले, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। अब ये क्या है ना, जब टच करवाए,
ठीक है। तो दोनों में चार्ज जो था ना Q1 Q2 वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कब तक हुआ होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसको जब टच करवाए तो पोटेंशियल सेम हो गया होगा, तब तक वो चार्ज क्या कर रहा होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो पोटेंशियल सेम हो गया होगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल स्फीयर के केस में हम लिखते हैं यानी VA इक्वल टू VB, मतलब दोनों को पोटेंशियल टच करने के बाद सेम हो गया, तो हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब भी याद रखो पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो होता है KQ/R। यहाँ ध्यान दो, जैसे मान लो कोई स्फीयर है, इसका रेडियस R है, इस पर चार्ज अगर Q दिए हो तो इसका पोटेंशियल सरफेस पर हो जाएगा Q/4πε0R, या तो हॉलो स्फीयर हो या फिर क्या सॉलिड स्फीयर। तो उसी कंसेप्ट पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा Q1 डैश आई स्फीयर है ना, रेडियस R माने ये भी इसका रेडियस क्या है R है, तो ये क्या हो जाएगा R, और इसका क्या हो जाएगा बताओ Q2 डैश बाई R। ये फार्मूला होता है K1/4πε0, ठीक है। तो A R से R कट गया, A से कट गया, तो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश हो जाएगा। मतलब आइडेंटिकल अगर आपका क्या हो जाएगा ना स्फीयर होगा तो टच करने के बाद दोनों पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ये प्रूफ हुआ, ठीक है ना। और अगर डिफरेंट होता रेडियस, मान लो कि इसका रेडियस अलग इसका रेडियस अलग होता, तो फिर यहाँ पर अलग अलग रेडियस होता, ठीक है। आपको दिया हुआ रहता तो फिर दोनों पर चार्ज अलग अलग होता, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको रेडियस सेम होने की वजह से दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें पुट कर लो तो हम लोग कह सकते हैं दोनों का वैल्यू तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर सीधे लिख लो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2। ये कब, फॉर आइडेंटिकल बॉल, आइडेंटिकल बॉल रहेगा तो दोनों पर क्या हो जाएगा ना, टच करने के बाद जो चार्ज हो जाएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, और उसका जो वैल्यू होगा जो टच करने के पहले जो चार्ज होगा उसका सम कर लो, अब बाई क्या कर लो 2 कर लो। अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो एक इक्वेशन तो होगा ही है, दूसरा इक्वेशन करने के लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, रेडियस यहाँ पर आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिकल है तो F2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये आप नोट कर लेंगे साइड में, फिर इसको देखिए, ठीक है। तो चलो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी बताओ, K अभी हम पढ़े Q1 डैश Q2 डैश दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, और उसका वैल्यू हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। तो दोनों का सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब बाय डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन वैल्यू ज़्यादा होगा, F2 हो जाएगा कि F1 होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है ना, F1 में A वैल्यू और F2 में A वैल्यू तो क्या है, सेम है। तो A वैल्यू और A वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगा वही आपका क्या होगा, ज़्यादा फोर्स होगा। तो यहाँ पर देखो क्या ना, इसका वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, ध्यान देना, Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो तो हो जाएगा Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2/2। इसको और लिखोगे तो हो जाएगा Q1 Q2, इधर स्क्वायर कर दिए हैं, और Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर/2 हो गया। ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन क्या हो गया, Q1 Q2 है कि नहीं, क्योंकि इसमें Q1 Q2 में ऐड हो गया, तो ये इतना जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, होगा कि नहीं हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि F2 जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन F1 हो जाएगा, यानी बाद में जो आपका जो फोर्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका क्या था, बी, तो बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोले हैं सो।
ठीक है।